वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज इस खुसूसी नशिस्त में हमने आपकी मुलाकात करवानी है आफ्ताब राना साहब से, जो कि इको टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं। इको टूरिज्म होता क्या है, बड़ा मुश्किल अंग्रेजी ऊपर से गुजर गई, वो भी अभी इनसे हम कुछ पूछेंगे। लेकिन टूरिज्म जो कि आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का भी फोकस है, और अभी परसों ही हमने प्रोग्राम में खबर शामिल की कि 2020 में भी ये खबर आई थी, लेकिन अब 2022 के लिए टॉप 5 टॉप 10 डेस्टिनेशंस, टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस में पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। इंटरनेशनली भी इस पे बात हो रही है। वी आर सो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि कोविड जाए और टूरिज्म आए, लेकिन इस सारे के अंदर इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट और इन इश्यूज़ का कैसे ख्याल रखना है, वो अमूमन आपके जहन में आएगा। चाहे बात कचरे की करने लगे कि जब आप नथिया गली जाएं या स्वाद जाएं तो आप ना कचरा ना पीछे छोड़ के आए, सफाई करके आए। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात उस पूरी एनवायरनमेंट की है कि कैसे हम उन कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके अपने टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं एनवायरनमेंट को इफेक्ट किए बिना। ये सारी कहानी क्या है, ये हम जानेंगे आफ्ताब भाई से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश हूँ कि तकरीबन 5-6 महीने से हम आपकी तलाश में थे लेकिन आपका इस्लामाबाद में पैर ही नहीं टिकता। आप कभी पहुंचे होते हैं जनाब गिलगित बल्तिस्तान, तो कभी सिंध के सहराओं में। अभी कल फिर मैं गिलगित जा रहा हूँ। कल फिर गिलगित जा रहे थे कि मैंने सही पकड़ा एग्जैक्टली। तो आपकी वैसे काम भी बहुत दिलचस्प है। ऐसा है। वेलकम टू द शो आफ्ताब साहब। थैंक यू। सबसे पहले बताएं कि इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए तौसीक, ये जो इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि सियाहत भी करें और उससे कुछ सीखें भी। तो बुनियादी तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये माहौल दोस्त सियाहत है। ओके, माहौल दोस्त माहौल हमारा एक बहुत ओवरऑल एक माहौल जिसके अंदर आपका नेचुरल एनवायरनमेंट भी शामिल है, आपका कल्चरल हेरिटेज भी शामिल है, वहाँ के लोग, उनकी रहन सहन, उनकी बूदोबाश, ये सब चीज़ें उस माहौल का हिस्सा हैं। ठीक है, जिसको हम एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रैवल करते हैं। इवन उनकी क्यूजीन, एग्जैक्टली, उनके खाने, हर चीज़, म्यूजिक। तो इको बेसिकली इज़ अ टर्म जो कि इकोलॉजी से निकला। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा ओवरऑल एक अल्लाह ताला ने इको सिस्टम बनाया है, इसमें अगर हम माहौल दोस्त तरीके से सफ़र करते हैं तो वो इको टूरिज्म है। ओके, हम डैमेज नहीं करते, हम वहाँ के लोगों की बूदोबाश का ख्याल रखते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने का ख्याल करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उनको एंजॉय करते हैं अच्छे तरीके से बग़ैर नुकसान पहुँचाए, तो वो इको टूरिज्म हो जाता है। अगर हम सिर्फ हल्ले गुल्ले में हो, मौज मस्ती के मूड में हो, जैसे आपने अभी बात की, कूड़ा भी फेंक रहे हैं, गंदगी भी मचा रहे हैं, उन लोगों को तंग भी कर रहे हैं, तो वो फिर टूरिज़्म हमारे लिए हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो जहमत बन जाता है। बिल्कुल ठीक। तो दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि टूरिज़्म को इको टूरिज़्म की तरफ ले जाया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। तो वही चीज़ हम भी पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को अपने मुकामी सियाहों में भी और गैर मुल्की लोगों में भी प्रमोट किया जाए। तो ऐसे में जैसा अभी मैं जिक्र कर रहा था कि 2022-2023 को पाकिस्तान को एक बहुत ही आइडियल टूरिस्टिक डेस्टिनेशन करार दिया गया है, दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब आप हमें कुछ मिसालों के साथ भी वाज़े कीजिए कि कुछ तस्वीर भी आप लेके आए हैं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए। 2-3 मिसालें, ख़ास तौर पे मैं इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। बिल्कुल, लेकिन उसमें हम आगे चल के पाकिस्तान दुनिया के शायद चंद उन ममालिक में है जहाँ पे इतने सारे आपको इको सिस्टम एक ही मुल्क में मिलता है। इट्स जस्ट लाइक ए लैडर स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्टल लाइन जो कि 0 एलिवेशन पे है टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन। तो हमारे पास इस लैंडस्केप के अंदर दुनिया के 9 इको जोन्स हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, वो बहुत ही रिच है। मतलब हम लोगों को साहली इलाकों के मैंग्रोव फॉरेस्ट से लेके जो एल्पाइन जोन में जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जंगली फूल खिलते हैं और कोई वेजिटेशन नहीं है, या जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, वो दिखा सकते हैं। तो इस तरह की डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती जो पाकिस्तान में, बहुत ही यूनिक कंट्री है। तो उस पोटेंशियल को देखते हुए हम ये भी सोचते हैं जहाँ हम रिक्रिएशनल टूरिज़म, एडवेंचर टूरिज़म या कल्चर टूरिज़म को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेपनाह मौके हैं कि हम पाकिस्तान में इको एनवायरनमेंट बेस्ड टूरिज़म को प्रमोट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, आप ख़ुद भी हमारे साथ गए थे, उसमें ब्लाइंड डॉल्फिन। ब्लाइंड डॉल्फिन जो रिवर इंडस में पाई जाती है, ये दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते। इस एंडेमिक एनिमल, इस इंडेंजर्ड एनिमल, और इसकी टोटल तादाद सिर्फ अभी 1100 के करीब रह गई है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? और हमने किसी खास हिस्से में, बिल्कुल,
पहले तो जब बैराज नहीं बने था तो ये पूरे इंडस में पूरे अटक इंडस से भी में ऊपर तक पाई जाती थी। ठीक है। बैराज बन गए तो फ्रेगमेंटेशन हो गए। अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो 13 से 1400 के करीब पाकिस्तान में रह गई है। ठीक है। और ये दुनिया का कदीम तरीन जिंदा जानवर माना जाता। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसकी एवोल्यूशन हिस्ट्री जो है वो कम से कम 50 मिलियन ईयर्स की है। अच्छा, ये वाकई ब्लाइंड होती है या इट इज ब्लाइंड, ये देख नहीं सकती? इसकी एवोल्यूशन ये है कि ये 50 मिलियन साल पहले जो सी ऑफ टेथिस था, कॉन्टिनेंटल कोलायन से पहले जो उसका जानवर थी, जब वो कॉन्टिनेंटल कोलायन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रोसेस में, रिवर इंडस सिस्टम क्रिएट हुआ, तो इसने उस इकोसिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स इसकी जो आईसाइट थी वो ख़त्म हो गई और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सोनार सिस्टम अल्लाह ने इसको दे दिया। वाह। इसका भी आंख में अदसा नहीं है, ठीक है। बट इट्स सोनार इज सो सोफिस्टिकेटेड कि ये अगर आगे कोई कश्ती आती है, कोई डेड वुड आती है, कोई पत्थर जिंदा आता मुर्दा है। मछली, उस पर भी डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। अच्छा, वो उसकी अलग हिस्स है। बिल्कुल, इसकी इतनी तेज, दुनिया का शायद सोनार किसी और जानवर में ऐसा हो जो इसके अंदर है, सुभान अल्लाह। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन में। अब ये इंडेंजर्ड भी है, खतरा भी है, इसको ख़त्म हो रही है। लेकिन इसका टूरिज्म से क्या ताल्लुक है? हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। अब हमने ये देखा, जब मैं पहली दफ़ा आज से 25 साल पहले गया, मैंने इंडस में ट्रैवल के दौरान इसको देखा, मछेरों से पूछा भी ये क्या है, वो कहता जी साईं एक मछली है। मैं कहा कौन सी मछली? कहता बुलन। मैंने कहा बुलन क्या होती है? हाँ साईं डॉल्फिन है, ये है। तो कहानी सुनाई कि जी ये तो एक औरत होती थी, अच्छा। पीर साईं ने बद्दुआ दी, वो बद्दुआ की वजह से दरिया में गिरी और वो वहाँ से शू शू करती है डॉल्फिन। जो मिथ्स मिथिक चली आ रही है। हाँ, फिर मैंने पढ़ा जब इसके बारे में, पता चला कि ये तो एक डॉल्फिन की स्पीशी है जो रिवर के अंदर पाई जाती है। दुनिया में सिर्फ 4 दरिया हैं जिनमें डॉल्फिन है, या इंडस है, या गैंजीज है, या यांगसी है, या फिर अमेजोन है। और हर चारों की यूनिक डॉल्फिन है, एक ही डॉल्फिन नहीं है। ओके। तो ये जो इंडस की डॉल्फिन है बहुत ही मुनफरिद और दुनिया की मोस्ट इंडेंजर्ड डॉल्फिन स्पीशी है। इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अगर अल्लाह ने इसको इतने अरसे से ज़िंदा रखा है, ज़रूर इसका कोई ना कोई इकोसिस्टम में हिस्सा। अब क्यों मर रही थी? जो फिशरमैन नेट लगाते हैं ये उसमें उलझ के मर जाती है, बिकॉज इट्स नॉट अ फिश, इट्स अ मैमल। इसको सांस लेने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है। अगर ये 2 मिनट से ज़्यादा पानी में रह जाए ये डूब के मर जाएगी। तो वो आजकल जो सिंथेटिक आती है, हाँ, ये जो आती है ऊपर, वो बेसिकली सांस लेने के लिए आती है। तो अगर ये नेट में फंस जाती है कहीं जाके और 2-3 मिनट के लिए ऊपर नहीं आए, इसको गोता आएगा और मर जाएगी। तो अब ये चीज़ लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। वो सिंथेटिक नेट समटाइम ये ट्रेस नहीं इसका। उन मछेरों को फिर एजुकेट उनको सिखाया, उनको बताया कि भाई तुम जब नेट लगाते हो अगर ये फंस जाए तो इसको निकालो। ये तो ऐसी चीज़ है जिसको तुम दिखा के पैसे कमा सकते हो, बजाय तुम इसको मारो। वो मछेरों को ही हमने इन्वॉल्व किया, उनकी कश्तियों को खूबसूरत बनाया, उनको लाइफ जैकेट्स दिए, उनको टूरिज़्म के लिए ट्रेंड किया, गाइड बनाया। अब वो इस रिवर के स्ट्रेच के अंदर लोगों को अपनी कश्तियों पे बिठा के ले जाते हैं, डॉल्फिन दिखाते हैं, पैसा भी कमाते हैं और इसके मुहाफ़िज़ बन गए। अरे वाह। अब अगर कहीं फंस भी जाए तो वो भागे जाते हैं, उसको नेट में से भी निकालेंगे, नहर में चली गई है वहाँ से निकाल के उसको वापस रिवर सिस्टम में ले आते हैं। ये बहुत ही एक यूनिक कम्युनिटी है जो कि रिवर इंडस पे कश्तियों में रहती है। अच्छा, मोहानास। अब मुझे बताएं आफ्ताब भाई कि अब ज़रा एग्जैक्टली बताएं, क्योंकि इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं और वो इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? वो कहाँ जाएं, किन किन शहरों, किन इलाकों में के बॉर्डर लाइन पे हम जा सकते हैं? एक हमने लोकल कम्युनिटी का ग्रुप जो है तौसा बैराज मुल्तान के साथ ही 2 घंटे की ड्राइव पे जगह है, ठीक है, वहाँ पे बना दिया है। उनके पास सामान, तमाम इको टूरिज़म का सामान, कैंपिंग का सामान, लाइफ जैकेट्स, कश्ती वश्ती सब कुछ मौजूद है। इसकी वेबसाइट भी मौजूद है, उस पर जाएँ, सारी मालूमात मिल जाएंगी। वो 1 डे का टूर, ओवरनाइट कैंपिंग। सिर्फ ये नहीं है कि वो डॉल्फिन देखेंगे, वो दरिया सिंध में बहुत सारे परिंदे आते हैं आजकल, बर्ड वॉचिंग करें। इनकी जो टिपिकल लाइफस्टाइल है मोहानास का वो देखने के लिए जाएं, उनकी बनाई हुई रलियां, उनकी घर का पका हुआ खाना खाएं। ये सब बड़ा एक इंटरेस्टिंग पूरा प्रोग्राम है। टूरिज्म फ्रेंडली हो गए हैं, मतलब वो फिर वो घर का खाना और वो वहाँ का रहन सहन वो ऑफर करते हैं। वेरी फ्रेंडली, जो भी लोग वहाँ जाते हैं बहुत इंजॉय करते हैं उनकी सर्विसेज को। और अभी तो फैमिलीज़ भी जाना शुरू हो गई हैं। पहले लोग घबराते थे कि दरिया में सफ़र करना है कश्ती पे। अभी मैंने रिसेंटली देखा लोग, बच्चे बड़े, क्योंकि पूरा सेफ्टी का बंदोबस्त किया हमने वहाँ पे। लाइफ जैकेट्स पहन के कश्ती पे जाते हैं। और ये मोटराइज बोट नहीं है, वो टिपिकल जो वुडन बोट हैं जो वाटर फ्लो के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तैरती जाती हैं बगैर नॉइज़ क्रिएट करे। और डॉल्फिन्स को आप देख, और इस तरह की रलियाँ आप उनसे ख़रीद सकते हैं जो वो बनाती हैं। ख़वातीन भी इनकरेज होती हैं कि उनकी बनाई हुई चीज़ें शहर के आए हुए मर्दों हजरात जो हैं वो ले जाते हैं, ख़वातीन ले जाती हैं, अपने घरों में सजाती हैं।
बल्कि अभी उन्होंने इन रैलियों के ऊपर डॉल्फिन की तस्वीरें भी बनाना शुरू कर दी। अरे वाह। इसकी वैल्यू उनको समझ आ गई है। अच्छा, अब आप ये बताइए, क्योंकि आपने पूरी दुनिया का टूरिज्म इंडस्ट्री भी, ऑब्वियसली यही आपका पैशन भी है, इसके अंदर इंटरनेशनल टूरिस्ट को जापान, जर्मनी, अमेरिका का जो टूरिस्ट है, अगले 2-3 साल में जब हम इंशाल्लाह टेक ऑफ इंटरनेशनली का, कितना पोटेंशियल आप देखते हैं? मिसाल के तौर पे तौनसा बैराज के करीब इस गांव के अंदर जापान से टूरिस्ट आएगा डॉल्फिन को देखने, डॉल्फिन से के हवाले से रली को खरीदने, वहाँ का खाना खाने और वहाँ पर रात गुजारने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आएगा। मैं आपको बताऊं तौसीफ भाई, ऐसा है कि इस वक्त जो दुनिया में ओवरऑल टूरिज्म है, 1.5 बिलियन से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। उसमें से 30% जो टूरिस्ट हैं दे आर इंटरेस्टेड इन इको टूरिज्म। ये तयशुदा अदाद-ओ-शुमार हैं जो वर्ल्ड टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन बताती है। तो ये जो 30% इको टूरिस्ट हैं दे आर इंटरेस्टेड कि वो ऐसे जगहों पे जाएं जहाँ पे नेचर को अपनी असली हालत में देखें, वहाँ की कम्युनिटीज से मिले। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन हाई फाई होटल के 5 स्टार होटल में जाकर ठहरना है। मैं जब 9/11 का भी नहीं हुआ था, मैं आपको बताऊं, 9/11 से पहले BBC की टीम आई, उन्होंने ये पूरा सफ़र किया और इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा, वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। वो तो बाई चांस ये सिक्योरिटी के हालात ऐसे हो गए। अभी भी हमारे अगर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशंस मज़ीद बेहतर हो जाएं, ये तो एक है सेगमेंट डॉल्फिन का। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे वैसे आम टूरिस्ट नहीं जाते, बट इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आइडियल लोकेशंस हैं। इंटरनेशनली भी हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और बाहर के लोग आना चाहते हैं, वो घंटों बैठे रहते हैं एक डॉल्फिन की तस्वीर लेने के लिए कश्ती के ऊपर अपना कैमरा सेट करके, कब ये ऊपर आए और हम इसकी तस्वीर ले लें। वो एक स्नो लेपर्ड की तस्वीर लेना चाहते हैं, वो मार्खोर की तस्वीर लेना चाहते हैं, वो आइबेक्स को देखना चाहते हैं, वो तरह तरह के परिंदे। ये पूरा एक सेगमेंट डेवलप हो गया। और वो जो जंगली फूल आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली दियोसाई में आप जाते हैं, दियोसाई में जाएं तो प्लेन्स, दियोसाई में सिर्फ 1.5 महीने के लिए बाहर आती है। और उस 1.5 महीने में मैं कई दफ़ा दियोसाई गया हूँ, हर हफ्ते बाद वहाँ का कार्पेट चेंज होता है। वाह, यू अंडरस्टैंड? आज पिंक कार्पेट है फूलों का, फिर पर्पल आ जाएगा, फिर येलो आ जाएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा। 200 ज़्यादा किस्म के वाइल्ड फ्लावर्स। मैं कहता हूँ वो एक अमेजिंग पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, एंड दैट इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ ब्राउन बेयर। जी, वो बड़ा ही एक यूनिक एनिमल है, बड़ा मासूम सा भालू वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं भी आज से उसकी लोग फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं। 20 साल पहले जाके ब्राउन बेयर को ढूंढा और वो तस्वीर खींचने वाला वो मोमेंट नहीं आ सकी और हम वापस आ गए, लेकिन वो बड़ा किस्मत से आपको नजर आता है। तो मकसद ये है कि लोगों को इसलिए तैयार करना कि वो इको टूरिज्म की जो प्रोडक्ट है इसको समझें। ठीक, अभी हमारे यहाँ लोग बहुत कम समझते किस तरह से नेचर को लिंक करना टूरिज्म के। आफ्ताब साहब, कुछ और तस्वीर भी हैं और प्रोग्राम अब तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ा है, तो मैं चाहूँगा जरा उनके तरफ चलते हैं और आप जरा साथ साथ बताइए। अच्छा जी, वो कुछ बच्चों की भी का भी सिलसिला था, कुछ दरख्तों का सिलसिला था, ये क्या हो रहा है जी? ये ऐसा है कि जब तक हम अपने बच्चों को, अपनी यूथ को इस काम में नहीं इन्वॉल्व करेंगे कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, हमने सिलसिला शुरू किया कि जब भी आप ट्रैवल करें, टूरिज्म के लिए जाएं, बजाय वहाँ पे दरख्त काट के सारी रात आग सेकते रहे उनकी लकड़ी पे, पौधे लगा के आएं। तो मिशन ग्रीन शुरू किया। तो हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे वहाँ के स्कूलों के बच्चों को, जो टूरिस्ट जाते हैं उनके बच्चों को, या फैमिलीज जाती हैं, वी आर प्लांटिंग ट्रीज़। और पहाड़ों में भी है, सहराओं में भी है, दरियाओं के किनारों पे, जहाँ जहाँ पे भी। और एक हमने एक और सिलसिला शुरू किया है कि एक पूरा बच्चों का ग्रुप बनाया जाए जो सारे पाकिस्तान से हों, 12 से 14 साल के बच्चे बच्चियाँ, और 10 दिन पहाड़ी इन्वायरमेंट में जाके रहें, नेचर के इन्वायरमेंट को स्टडी करें, साथ उनके एक्सपर्ट्स लोग भी हों। और वो वहाँ पे पौधे भी लगाते हैं, क्लीन अप भी करते हैं, फूलों के बारे में जानते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं, किस किस्म का इकोसिस्टम है, कम्युनिटीज़ है। फुल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम होता है उनका। आफ्ताब साहब, ये बताइए कि जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ, या ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, हाँ, तो वहाँ तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा दरख्त हैं, तो एक और दरख्त लगाने की क्या बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए, जो ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों की वेजिटेशन है, आप पाइन के दरख्त देखते हैं, ये बहुत स्लो ग्रोइंग ट्रीज़ होता है। मतलब इतना सा भी अगर आप दरख्त देखें तो हो सकता है वो 300 साल पुराना हो। रियली? यस। और अगर इतना देखते हैं तो वो 500-600 साल पुराना हो। एक रेंग 1 साल बाद आता है। अगर कोई दरख्त कटे तो हम उसको काउंट करके देख भी सकते हैं कितना पुराना है, या उसकी हाइट से देख सकते हैं। मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत कम है। अभी तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे माशाल्लाह से आगे हैं, जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं समझता हूँ। नहीं तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही कम है।
25 से 30% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। यानी एक हम अभी मुल्क 7-8% से भी नीचे हैं। एक मुल्क की जो टोटल उसका Overall जोग्राफिया रकबे है का। उसका 25 से 30% फॉरेस्ट होने चाहिए। फॉर और अ हमारा हेल्दी कितना है? इन्वायरमेंट। हमारा कितना है? 7 to हमारा 10? मुश्किल से 7% पे है, अभी बढ़ा है जाके। Okay. ये तो पहले तो 3-4% पे थे। ओके, तो हमें बहुत ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है। ठीक है। तो और ये नहीं खास- सोचना चाहिए कि यहाँ ऑलरेडी दरख्त हैं, यहाँ पे एक और लगाने से क्या फर्क बिल्कुल। पड़ेगा। आप अपना मैं हिस्सा कहता हूँ डालें। कि जो भी बंदा जाता है या वहाँ के रहने वाले, अगर वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपकी, अगर हर कोई एक साल में कम से कम 2 दरख्त भी लगाए, तो वो जो उसका कॉस्ट है ना टू गेट द ऑक्सीजन जो मैं और आप ले रहे हैं, वो कम से कम निकल आती है। एब्सोल्युटली। कुछ और तस्वीर भी हैं राना साहब, वो ज़रा हम कंट्रोल रूम से कहेंगे कि आवेज़ा करें जी। ये अब उन कम्युनिटीज़ के अंदर आप जाके ये उनके जैसे साथ कैलाशा कम्युनिटी हमारे यहाँ आपने देखा, चित्राल में 3 वैलीज हैं। ये वो कम्युनिटी है जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस कम्युनिटी इन पाकिस्तान। ठीक है। इनका कल्चर बहुत ही यूनिक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इनको भी हमने इको टूरिज़म के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया है, इनको एज अ गाइड ट्रेन किया है, इनके अंदर अवेयरनेस पैदा किया है ताकि ये अपने कल्चर को अच्छे तरीके से लोगों को बता सकें, और जो वहाँ जाने वाले टूरिस्ट हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट के तौर पे वहाँ पे घूमे फिरें ताकि उनके कल्चर पे बुरे असरात ना हो। तो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम इस कल्चर को ज़िंदा भी रख सकते हैं, और इन कम्युनिटीज़ को जो वहाँ पे हैं टूरिज़म की वजह से एक अच्छा मुस्बत फ़ायदा भी दे सकता है। टूरिज़म से अच्छे बुरे दोनों, वो कहते हैं ना, टूरिज़म इज़ लाइक फायर, यू कैन कुक योर फूड ऑन इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल इट कैन बर्न योर हाउस डाउन। तो ये दोधारी तलवार है। दोधारी तो तलवार। टूरिज़म को रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रमोट करना आज पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बिल्कुल। तो ये अगर कल्चर आपने इस तरह के बचाने हैं तो लोगों को सिखाना पड़ेगा। 2 चीज़ें, एक ब्राउन बेयर और एक हमारा स्नो लेपर्ड। इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आप जाते हैं और आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। आप 3 दिन के लिए गए हैं और अब स्नो लेपर्ड नहीं नज़र आया। आइबेक्स तो शायद ज़्यादा आसानी से नज़र आ जाते हैं, मेरा एक काम आइबेक्स और मारखोर ज़्यादा आसानी से। इसका क्या हल है? क्या कोई ऐसी सैंक्चुरी होनी चाहिए, कोई ऐसी मतलब कोई बार्ब्ड एरिया हो ताकि टूरिस्ट जाए तो वो जीप में बैठ के जाए? जैसा मालूम है साउथ अफ्रीका में, जब मैं वहाँ पे उनके ओपन पार्क्स में गया तो वो मतलब विद इन 5 मिनट्स आप इतने बड़े बब्बर शेर की बाहों में होते हैं। एग्जैक्टली वो ऐसा है कि देखें, सबसे पहले तो आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। उसके लिए आप मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करता है जिनको नेशनल पार्क कहा जाता है। नेशनल पार्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में देवसाई नेशनल पार्क है, सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क है, खुंजराब नेशनल पार्क है, हंदरब है, और बहुत सारे, ये तो पहाड़ों में है। पूरे पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने भी मज़ीद नेशनल पार्क बनाए हैं। तो जितने हमारे पास एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़ होंगे, वहाँ पे वहाँ की जो जंगली हयात है वो महफूज हो जाएगी, उनको शिकार और दूसरे एलिमेंट्स की वजह से नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब आपने जो बात की देवसाई की, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे ब्राउन बेयर, अगर आप ट्रेन गाइड के साथ हैं और आपको पता है कि किस साल के किन दिनों में जाना चाहिए, तो आप देख लेंगे। ओके। पूरा साल आप नहीं देख पाते। ओके। उनके वो हो सकता है विंटर में वो बिल्कुल जहाँ के गारों में सो जाते हैं, विंटर में जाते हैं तो आपको नजर ना आए। एक मखसूस टाइम होगा, मखसूस एरियाज होते हैं, इनकी टेरिटरीज होती हैं। वहाँ पे आप ट्रेन गाइड के साथ कहीं जाके आपको छुप के मचान में बैठना पड़ेगा, वो आपको चलते फिरते नजर आ जाएंगे। मैंने देवसाई में अक्सर ब्राउन बेयर को देखा। अच्छा, नहीं, आई वाज नॉट लकी। और ये जो लोग खैर जाते रहते हैं ना, इसलिए आपको, और ये जो लोग जाते हैं उनको पता होता है, वो भी जो नेचर वॉचर आते हैं कि किस तरह से, और दे नेवर माइंड अगर वो ना भी उनको नजर आ, उस हैबिटेट को देखना ही उनके लिए फन होता है। वो तो बड़ा स्नो लेपर्ड इज वेरी शाय, आपने उसका जिक्र किया। जी जी। वो उसको देखना वाकई एक मुश्किल काम है। स्नो लेपर्ड एक तो बहुत कैमोफ्लेज होता है अपने एनवायरनमेंट में, रॉकी एनवायरनमेंट में वो बैठा हुआ आपको नजर ही नहीं आता। आपको बहुत अच्छी सेंस ऑफ विजन चाहिए उसको देखने के लिए। ठीक है। फिर यह है कि ट्रेन गाइड, बाइनोकुलर्स, और आप जाके स्पॉटिंग स्कोप लगा के, आपको पता होता है इनकी भी रेंज होती है। लेपर्ड्स भी अपनी अपनी रेंज मार्क करके वहाँ रहते हैं। ये नहीं है कि बहुत दूर दूर तक, वो जो लोकल गाइड होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे नज़र आया, ये फिर आएगा, तो वो मार्क कर लेते हैं स्पॉट। तो कुछ स्पॉट्स हमारे ज़हन में ऐसे हैं जहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को ले जाके एक साइट सीइंग करा सकें इसकी, क्योंकि मेरे ख्याल है इंटरनेशनली बड़ा सीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रिप स्नो लेपर्ड को दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो टूरिस्ट आते हैं वो अगर नहीं भी देख पाते फिर भी दे आर विलिंग, वो कहते हैं कि जी हमने जो खर्च किया वहाँ की कम्युनिटी को तो फ़ायदा हो रहा है। स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए और उसके जो नीचे एनिमल हैं उनको बचाने के लिए एक ऐसा टूरिज़म अगर हम पहाड़ों में शुरू करते हैं, जो हमारे बाहर से जो आने वाले
ऐसे लोग हैं जो नेचर को, वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं, यूनिक वाइल्ड लाइफ को, वो एक्स्ट्रा पे करेंगे। भूटान में फॉर एग्जांपल उन्होंने मॉडल किया कि जी कोई भी टूरिस्ट आएगा वो $300 पर डे से कम पे हम नहीं आने देंगे। अच्छा, हाँ, उसमें से $30 जो है वो सीधा कंजर्वेशन पे खर्च करते पे जाएंगे। और मेरा ख्याल इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उसको नहीं एतराज होगा, हैं। नहीं होता, वो नहीं होता, वो ये नहीं कहता कि अच्छा कि तो ये जैसे तो मेरे जैसे तो आप इतने बने थे, आपने इतने लिए। अपने एरियाज इंक्रीज करेंगे, उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे, आपकी वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नज़र आना शुरू हो। पहले आपको मारखोर और आइबेक्स भी आम नज़र नहीं आते थे, अभी आप विंटर में भी जाते हैं तो आपको रेवड़ घूमते हुए खुंजराब के एरिया में नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट बेहतर हुई है। हमने उनके लिए एक एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने पैदा किया है कि शिकार को बंद किया है, इलीगल हंटिंग जो हो रही थी। अब यह है कि गवर्नमेंट एक कंट्रोल्ड हंटिंग प्रोग्राम, ट्रॉफी हंटिंग कराती है। एक ट्रॉफी कम्युनिटी मैनेज करती है और 1.5 से 2 करोड़ रुपया भी कमाती है, जिसमें से 80% वहाँ की कम्युनिटी को मिलता है, और कम्युनिटी को भी मिलता है, और फिर उस ब्रीड की अफजाइश पे भी खर्च होता है। राणा साहब, आपके साथ तो दिलचस्प इतनी गुफ्तगू है कि जी कर रहा है कि बात करते चले जाएं। आपके पास और भी बहुत सी कहानी और मिसालें होंगी, लेकिन हम सब वक्त की कैद में हैं। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और एको टूरिज़्म के हवाले से जबकि 2022 एंड ऑनवर्ड्स हम फोरकास्ट भी कर रहे हैं और फोरसी कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टूरिज़्म का फोकस बनने जा रहा है, तो ऐसे में इस तरह की मिसालें जो हैं वो हम सब के जहन में होनी चाहिए। और बाहर नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी जब आप टूरिज़्म में जाएं तो ये जहन में रखें कि उन कम्युनिटीज़ और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी हमने पे बैक करना है। ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर से जाएं, कल सुबह आप गिलगित जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस स्पेशल एपिसोड में मेरा साथ दिया। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। रब राखा, खुदा हाफिज़।